So you can see the question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today we are going to cover the topic shares acquired during the year. आपको मैंने जो सबसे पहले टॉपिक कराया उसमें मैंने आपको बताया कि जिस डेट को बैलेंस शीट दे रखी है उसी डेट को हमने शेयर एक्वायर किए। जो पहले आपने 10 तक क्वेश्चन किए वो इससे थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन किया कि जिस डेट को बैलेंस शीट दे रखी है उससे 1 साल पहले का हमें दिया हुआ है डेट ऑफ एक्विजिशन, जो आपने कल किया। अब हम बात कर रहे हैं कि जरूरी तो नहीं है कि वो हमेशा 1 अप्रैल को ही शेयर एक्वायर करे। शेयर वो इन बिटवीन ऑफ द ईयर कभी भी एक्वायर कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2015, 31 मार्च 2016, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 जिसकी आपको मान लीजिए ये बैलेंस शीट दे रखी है। तो अगर इसी डेट को शेयर एक्वायर किए हुए थे तो हमने क्या किया था, हमने वो सारे के सारे प्रॉफिट्स को कैपिटल प्रॉफिट्स मान लिया था। उसके बाद हमें दिया गया था कि शेयर्स एक्वायर किए गए थे इस डेट को, यानी कि इससे पूरा 1 साल पहले। तो इस डेट को जो जनरल रिजर्व और जो P&L थे वो हमारे हो गए थे कैपिटल नेचर के। और इसके बाद जो भी उसने साल में कमाया वो कहलाया रेवेन्यू प्रॉफिट। यही बात की थी ना हमने कल? यस और नो? मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि जरूरी तो नहीं है कि वो 1 अप्रैल 2015 को ही शेयर्स एक्वायर करेगा। वो कभी भी साल के बीच में कभी भी कर सकता है। तो साल के बीच में अगर वो एक्वायर करता है तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए जैसे अब ये वाला क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो इसमें उसने शेयर्स एक्विजिशन की डेट दे रखी है 1 जुलाई 2015। तो 1 जुलाई 2015 को अगर वो शेयर एक्वायर करता है, इसको मैं लिखती हूँ डेट ऑफ एक्विजिशन, तो इसका मतलब हो गया कि इस डेट से पहले के सारे प्रॉफिट्स मेरे कौन से होने चाहिए? बोलिए। कैपिटल। वेरी गुड। इससे पहले के सारे प्रॉफिट कौन से होने चाहिए? कैपिटल प्रॉफिट होने चाहिए। तो अब अगर मुझे ये दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2015 को मेरे जनरल रिजर्व हैं, मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 2,40,000 और मेरे P&L हैं 1 लाख, तो इसका मतलब 3,40,000 तो मेरे कैपिटल प्रॉफिट थे ही थे। इसके अलावा जो ये पूरे साल में प्रॉफिट कमाया गया, जिसको मैंने कल जो किया उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट ट्रीट किया था, उसमें से अप्रैल, मई और जून, क्योंकि 1 जुलाई है तो जुलाई का तो स्टार्टिंग ही है, ये वाले 3 महीने का प्रॉफिट ये रेवेन्यू में ना जाके किस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले के सारे प्रॉफिट्स कैपिटल नेचर के माने जाते हैं। तो अगर मुझे दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2015 को ये वाले प्रॉफिट थे तो ये तो मैंने लेने ही लेने थे कैपिटल में। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक जो भी कमाया, जिसको मैंने रेवेन्यू लिया था, उसमें से भी मैंने देखा कि एक्विजिशन से पहले के कितने मंथ्स आ रहे हैं, तो 3 मंथ्स आ रहे थे। तो उन प्रॉफिट्स में से 3 मंथ्स के प्रॉफिट निकाल दिए और वो इसमें ऐड कर दिए, तो वो भी मेरे हो जाएंगे कैपिटल नेचर के। और बाकी बचे हुए 9 मंथ्स के जो प्रॉफिट हैं वो मेरे कहलाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। अब इसी पॉइंट को हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट अस सी कि हमारे पास ये जो बैलेंस शीट दे रखी है वो दे रखी है 31 मार्च 2016।
और शेयर्स एक्वायर किए गए हैं 1 जुलाई, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ 31 मार्च 2016। शेयर्स एक्वायर किए गए 1 जुलाई 2015 को, और मेरे पास जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस वो दिया हुआ है 31 मार्च 2015 का। 31 मार्च 2015 लिख लीजिए या 1 अप्रैल 2015 लिख लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि वो अकाउंटिंग ईयर एंड और उसका क्लोजिंग बैलेंस उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इस डेट को मुझे जनरल रिजर्व दे रखे हैं 2,40,000। इस डेट को मुझे P&L का बैलेंस दे रखा है 1 लाख। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास जो रिजर्व्स थे जनरल रिजर्व वो 31 मार्च 2016 को दे रखे थे 3 लाख, और सरप्लस मुझे दे रखा है 2 लाख। ठीक है, और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,500, जिसके बारे में फिर से यही लिखा हुआ है कि दीज एक्सपेंसेस वर नॉट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ये भी राइट ऑफ नहीं किए गए। तो अब जब मैं कैपिटल प्रॉफिट्स निकालूंगी तो आई विल एड जनरल रिजर्व 2,40,000, P&L 1 लाख। अब मुझे पहले देखना है कि मेरे रेवेन्यू प्रॉफिट साल के कितने हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक के प्रॉफिट्स को भी इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले के प्रॉफिट्स भी मेरे इसी में ऐड होने चाहिए। तो 2,40,000 से 3 लाख तक जाते जाते मैंने साल में कितना ट्रांसफर किया? 60,000। 60,000. P&L 1 लाख था, 1 लाख से 2 लाख हो गया, कितना ट्रांसफर किया? 1 लाख। 1 लाख। इसका मतलब मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट्स कितने हैं? 1,60,000। ये मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट। अब मैं इसको रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं लिख रही, मैं इसको क्या लिख रही हूँ? करंट ईयर का प्रॉफिट। तो करंट ईयर के प्रॉफिट का 3/12 इधर चला जाएगा। तो ये प्रॉफिट मेरे पास 40,000 इधर आ गए, और करंट ईयर के प्रॉफिट का 9 मंथ्स ये इधर चला गया। ये मेरे पास आ गया 1,20,000, और ये मेरे निकल गए रेवेन्यू प्रॉफिट्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। अब मैंने इनको ऐड करना है, तो ये मेरे पास आ गया 3,80,000। इसमें से ही मैंने माइनस किया अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस 10,500, तो ये मेरे पास निकल के आया 3,69,500। ये मेरे आ गए कैपिटल प्रॉफिट्स और वो आ गए रेवेन्यू प्रॉफिट्स। ये 2 स्टेप्स करने के बाद हमें 2 चीजें निकालनी होती हैं। पहली है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरी है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए पहला स्टेप होता है टू सी की होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है। तो होल्डिंग कंपनी के टोटल शेयर कितने थे? ये 15 लाख शेयर्स दे रखे हैं हमें, और एक शेयर की जो वैल्यू दे रखी है वो है @20। तो 15,20,000 रुपीज का एक शेयर है, तो 75,000 शेयर्स हो गए। 75,000 में से होल्डिंग ने ले रखे हैं 45,000। तो आप यहां से होल्डिंग कंपनी का शेयर निकाल लेंगे, दैट कम्स टू 60%। तो माइनॉरिटी कितना रह गया? 40%। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमें 11 lakhs। नाउ लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल which is 15 lakh into 60%, that comes to 9 lakh, less paid up value, less share of capital profits. और कैपिटल प्रॉफिट्स हमारे निकले थे 3,69,500। इसका 60% निकालेंगे हम, तो 3,69,500 का 60% आ गया 2,21,700।
दोनों की वैल्यू आ गई 11,21,700। तो जिस बिजनेस की वैल्यू थी 11,21,700, उसके लिए हम पे कर रहे हैं 11 लाख। तो हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितनी आ गई? 21,700। गॉट इट? यस। नेक्स्ट आपको निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे, 40% शेयर है उनका। तो सबसे पहले शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल थी 15 लाख की। 15 लाख का 60% निकालना है आपको, 40%। तो ये कितना आ गया? 6 लाख। 6 लाख की इनकी ये कैपिटल आ गई। उसके बाद शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट्स थे 3,69,500। उसका 40% निकालेंगे आप, तो 40% आ गया 1,47,800। देन शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स थे 1,20,000। तो 1,20,000 का 40% हो गया 48,000। ऐड कर देंगे 7,95,800 का आपका आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आपने इसका 60-40 कर लिया और ट्रीट भी कर दिया, और इसका 60 और 40 किया, लेकिन अभी सिर्फ 40% ट्रीट किया है। ये जो 60% है ये कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा। Add. हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. कंसोलिडेटेड ma'am. बैलेंस शीट बना के Yes, दिखाने ma'am. की जरूरत है? No, ma'am. No, ma'am. अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसका आप मुझे निकाल के दिखाएंगे। ये चारों चीजें, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट।